बेटा, टुडे we will discuss about some blotting techniques, है ना। मैंने आपको बताया था कि there are some techniques of biotechnology which helps in detection of DNA, RNA, proteins. 3 टाइप की आपको ब्लॉटिंग बताई थी। southern blotting for identification of DNA, northern blotting for identification of RNA, and western blotting for identification of protein. तो इसमें हम जो करेंगे वो बेसिकली करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय E.M. सदर्न। साइंटिस्ट का नाम था, इंग्लिश साइंटिस्ट है, ब्रिटेन से है, E.M. सदर्न। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए। ठीक है जी। तो स्टेप्स देखो, अब जल्दी से लिखते भी चलना साथ साथ। कटिंग ऑफ डीएनए, जिस डीएनए में से हमने स्पेसिफिक डीएनए देखना है, तो पहले लिखो आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सेल। ठीक है, उसमें हमने देखना है कि ये स्पेसिफिक जीन है कि नहीं है उसमें। ठीक है, हमने म्यूटेशन देख लेनी है कि है या नहीं। सेकेंड पॉइंट कीजिए या एरो डालो, cutting of the DNA by restriction endonucleases. Cutting of DNA by restriction endonucleases. उसके बाद then next step आ जाता है separation of DNA. मैम, हाँ जी बेटा, मैम बोलो बोलो नाव्या। मैम आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मेरे को स्टार्टिंग से एक बार बता दो। मैं एक मिनट, हमने क्या करना है, सदर्न ब्लॉटिंग का क्या मतलब है बेटा। सदर्न ब्लॉटिंग मतलब कि हमने कोई स्पेसिफिक जीन देखनी है कि इस सेल में ये जीन है या नहीं है। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे, जीन खुद तो बोल नहीं रहे, कोई कलर्स भी नहीं है जीन्स के कि हमें पता चल जाए, तो हम कैसे देखेंगे कि ये जीन है कि नहीं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल्स, नीचे एरो करो। उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, तो जो जेल प्लेट है उसको हम एल्कलाइन मीडियम से, उसको जेल प्लेट इट इज पुट इन एल्कलाइन मीडियम, और एल्कलाइन मीडियम क्या करता है बेटा, क्योंकि पीएच ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो क्या कर देता है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जेल में ही, जेल प्लेट है उसी में ही जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो जेल प्लेट प्लेस्ड इन एल्कलाइन मीडियम, किस लिए, और आपको पता है डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, है ना, मीडियम फॉर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ब्रैकेट में लिख लो, डीएनए फ्रेगमेंट्स नाउ बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए फ्रेगमेंट्स नाउ बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, जेल प्लेट को निकालते हैं और उसके ऊपर हम एक नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन ये रख देते हैं और ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो दैट व्हाट हैपन, या इसके ऑपोजिट भी हम कर सकते हैं कि नीचे प्लेट रखती, ऊपर जेल प्लेट रखती, ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया, सो दैट द फ्रेगमेंट्स ऐसी की ऐसे ही दे गेट ब्लॉटेड, they get transferred on nitrocellulose membrane. ठीक है, nitrocellulose membrane placed on the gel plate,
and pressure is applied. इससे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन, या हम थोड़ा सा इसको और कर लें, फ्रेगमेंट्स फ्रॉम gel plate on the membrane. उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड मेम्ब्रेन पे अब वो फ्रेगमेंट्स उसी पोजीशन पे रहें, तो हमने क्या किया, उसको ओवन में रख दिया एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेकिंग ऑफ मेम्ब्रेन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां तक लिखो जरा जल्दी से फटाफट। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, मैम बेकिंग क्यों किया? बेकिंग so that single stranded DNA fragments gets fixed on the membrane. Gets fixed on the membrane. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अब हमने क्या किया बच्चे, हमें उस जीन का, जो जीन हमने डिटेक्ट करनी है, हमें उसका सीक्वेंस तो पता है। अब हमने रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स तैयार कर लिए। प्रोब्स क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए विद नोन सीक्वेंस। हमने क्या किया बेटा, पोरिंग ऑफ, अब हमने उस मेम्ब्रेन पे रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स विद नोन सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। अगर तो हमारी वो जीन है जो हम चाहते हैं, तो वो प्रोब के साथ वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे। अगर वो जीन नहीं है या म्यूटेटेड जीन है, तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अगर वो जीन प्रेजेंट है तब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब विद स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अगर वो जीन है तो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो प्रेजेंट ही है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, उस मेम्ब्रेन को हमने वॉश कर दिया बफर से वॉश किया। उससे क्या हुआ कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब है वो वॉश ऑफ हो जाएगा। अगर उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं मिलता तो वो प्रोब वॉश ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंग विद बफर टू रिमूव अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब्स। ठीक है, देन एक्सपोजर ऑफ मेम्ब्रेन टू फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का क्या फायदा है कि जहां जहां पर भी रेडियो एक्टिविटी होगी वहां पर वो चमकना, वहां पे स्पेसिफिक चमकना, ग्रीन कलर, जनरली ग्रीन या ब्लू कलर से वहां पे हमें ग्रीन और ब्लू लाइट दिख जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइज्ड विद प्रोब्स आर डिटेक्टेड। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जीन है। अगर हमने आइसोलेट करनी है जीन, तो हम उसको वहां से निकाल भी सकते हैं, कट कर सकते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो दिस इज सदरन ब्लॉटिंग। पहले ये लिखो, फिर मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। अब मैंने आपको क्या बताना था कविता, कि जो प्रोब्स है, प्रोब्स क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए विद नोन सीक्वेंस। इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव आरएनए ऑल्सो। ठीक है, तो नीचे स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, द प्रोब्स
Probes can be single-stranded radioactive DNA with known sequence of nucleotides, or it can be single-stranded, or it can be single-stranded RNA, single-stranded radioactive RNA, or it can be single-stranded radioactive RNA with known sequences. ठीक है, so this is Southern blotting. रब कर दूं मैं, ये सबने कर लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आपने लिखा ही हुआ है डिफरेंट ब्लॉटिंग टेक्निक्स, तो लिखी है आपने। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिस टेक्निक इज यूज्ड to isolate, to detect and isolate specific gene. Second है, it is used for DNA fingerprinting. It is used in DNA fingerprinting. It is also, next point है, it is also used to detect the mutated genes. It is also used to detect the mutated genes. ठीक है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक टर्म आ जाती है बेटा, वन इज जीन नॉकआउट, एक है जीन नॉकआउट। लिखो पहले, व्हाट इज जीन नॉकआउट? द प्रोसेस इन विच the harmful genes, are removed, अगेन हम कह सकते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेटा जीन नॉकडाउन। जीन नॉकडाउन, it is the process in genetic engineering. It is the process in genetic engineering in which the activity of a particular gene, is reduced. नेक्स्ट आ जाता है बेटा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी
which a particular gene is inserted in the patient's cells to cure genetic disorders. To cure genetic disorders या जीन disorders. ठीक है, हम नए जीन डालते हैं, ठीक है, इसमें किसी एक्टिविटी को लो कर देते हैं, इसमें हार्मफुल जीन्स रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी में कैंसर कॉजिंग जीन्स है, पता चल गया है, तो उसमें कैंसर कॉजिंग जीन्स को रिमूव कर दिया। लॉकडाउन जैसे हमने किया था फ्लेवर सेवर टोमेटो, उसमें बीटा गैलेक्टोयूरिनेस एंजाइम की जो जीन थी उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया था। जीन थेरेपी अभी हम करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी है क्या, मैंने ये आपको बता दी। बट इसमें हमने क्या कहा है कि जनरली जो दिस इज फर्स्ट डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, लिखो जीन थेरेपी इज फर्स्ट डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट सबसे पहले इसके लिए की गई थी। और स्किड की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता क्यों है ये? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। एडीए की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ये एक जेनेटिक डिजीज है, या हम कहेंगे इनबॉर्न एरर है। ट्रीटेड कैसे? हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? जैसे हम कहते हैं बेटा कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम क्या, बाय बर्थ भी होता है कईयों को, तो उसको थायरॉक्सिन के हम क्या कर देते हैं, थायरॉक्सिन की हम टेबलेट्स देते हैं या व्हाटएवर। किसी को बाय बर्थ जो है वो डायबिटीज है, हम उसको मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा उसमें, तो हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। किसी में अगर एडीए एंजाइम नहीं है बाय बर्थ, तो हम एडीए का इंजेक्शन लगा देते हैं, बाहर से दे दिया, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए बेटा, मुझे यहाँ से एक चीज याद आ गई, क्वेश्चन लिखिए। why insulin is injected and not ingested as pills? why इंसुलिन हमेशा इंट्रामस्कुलर जो है वो इंजेक्ट करते हैं। why insulin is injected but not ingested हाँ जी, who will tell me? क्योंकि वो प्रोटीनेशियस होते तो डाइजेस्ट हो जाएगा अगर। हाँ जी, that is absolutely true because insulin is a protein, ठीक है। therefore if ingested it gets digested by proteases, ठीक है। तो इंसुलिन बीइंग प्रोटीन, ये क्वेश्चन आ सकता है, आंसर लिख लो। इंसुलिन बीइंग प्रोटीन can get digested by proteases, in the gut। और बेटा बायोकॉन एक कंपनी है ना, आपने सुना होगा, डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर मजूमदार, फीमेल है, पूरा नाम तो भाई फॉरगॉट, ठीक है। तो उसकी कंपनी है बायोकॉन, है ना, उसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम है, फार्मा कंपनी है, डायबिटीज पे मेन काम है, उसके ड्रग्स डायबिटीज की मैक्सिमम आती है, रिसर्च का भी काम है। तो वो ये काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो इंसुलिन की टेबलेट्स बनाई जाए उसके साथ कुछ कोटिंग्स ऐसी हो, कुछ ऐसा कुछ
रिसेप्टर्स ऐसे लगाए जाएं सो दैट प्रोटीएजेस कैन नॉट डाइजेस्ट इट। कुछ बनाई भी थी बट वो चल नहीं पाई या ह्यूमन ट्रायल्स उनके सक्सेसफुल नहीं हुए, बट दे आर डूइंग दैट। ठीक है, बट टिल नाउ इट इज इंजेक्टेड ओनली। ठीक है जी, चलिए ऐसे ही हम ये कहते हैं कि एडीए जो है इसकी हम टेबलेट्स नहीं बना के दे सकते क्योंकि एंजाइम है, प्रोटीन है, खत्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा एसिडिक मीडियम में या डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन है ना, तो इसलिए इट इज इंजेक्टेड। ठीक है, इट इज ए जेनेटिक डिजीज इन इनबॉर्न एरर मैंने बताया है। तो ट्रीटेड बाय एंजाइम थेरेपी, एंजाइम थेरेपी मींस बाय इंजेक्शन ऑफ द एडीए फ्रॉम आउटसाइड। और दूसरा है बाय जीन थेरेपी। हमने क्या किया कि किसी हेल्दी पर्सन में से एडीए की जीन निकाली और जो पेशेंट है उसके बोन मैरो सेल्स हमने आइसोलेट किए। उन बोन मैरो सेल्स में हमने जो वो दूसरे पेशेंट के जो हेल्दी हमने जीन निकाली थी विद द हेल्प ऑफ वायरसेस, द जीन, ट्रू जीन या करेक्ट जीन, इट इज इंसर्टेड इन द बोन मैरो सेल्स ऑफ द पेशेंट। Then that recombinant bone marrow cells are, transplanted in the patient so that they produce the enzyme ADA, and ADA causes maturation of lymphocytes, that is gene therapy। ये अब हम जो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जीन थेरेपी, सबसे पहले एक साउथ इंडिया की लड़की थी, 4-year-old girl in 1990. The girl had ADA deficiency due to which no maturation of B and T lymphocytes. But हमें अब मुझे नहीं पता कि that girl is still living, but वो बहुत टाइम तक सरवाइव की, अभी भी आई होप सरवाइव ही कर रही होगी। बट हम ये नहीं कहते कि जीन थेरेपी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि जीन थेरेपी के साथ साथ उसको एडीए के इंजेक्शन भी टाइम बाय टाइम पे दिए जाते थे। अब क्या चीज सक्सेसफुल रही ये हमें नहीं पता। दूसरा, इस केस में जीन थेरेपी अगर मेच्योर पर्सन, अगर तो एम्ब्रियो में दे दी जाए, जर्म लाइन थेरेपी दे दी जाए, जैसे ही एम्ब्रियो बना है, जाइगोट बना है और एम्ब्रियो बनेगा, जो थोड़े बहुत सेल्स बने उन्हीं सेल्स में एडीए डाल दिया जाए, तो जब वो सेल्स डिवाइड करेंगे तो हर सेल में एडीए होगा, फिर तो सक्सेसफुल है। बट एक बार बच्चा पैदा हो गया, हर सेल में तो डाला नहीं जा सकता, फिर तो हम सिर्फ बोन मैरो में डालेंगे। तो उससे क्या होता है कि बोन मैरो सेल्स, दे आर मॉर्टल। नए बोन मैरो सेल्स बनते रहते हैं, डिवीजन से नहीं बनते हैं, स्टेम सेल से बनते रहते हैं बोन मैरो सेल्स। तो इसलिए जो नए बोन मैरो सेल्स बनेंगे उनमें तो एडीए नहीं होगा, उनमें वो जीन नहीं होगी। तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद, साल 2 साल बाद दोबारा से जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स फिर डालने पड़ेंगे। तो रेगुलर इन्फ्यूजन या इम्प्लांटेशन ऑफ genetically modified cells is required if we treat the patient by gene therapy in case of SCID. Is it okay? ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं प्रोसीजर क्या है। ध्यान से सुनना है और फिर लिखना है बेटा, अभी ना आप लिखना मत। अब क्या है प्रोसीजर में, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ एडीए। ऑब्वियसली ये कैसे किया गया होगा, सदर्न ब्लॉटिंग से, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जीन ऑफ एडीए फ्रॉम हेल्दी डोनर सेल्स, ये लिया। दूसरा हमने क्या लिया बेटा, हमने लिए रेट्रोवायरसेस आर यूज्ड एज वैक्टर। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने किया वेक्टर रेट्रोवायरस। आपने पूरा लिखना है, आरवी, आरवी कोई एब्रीविएशन नहीं है, मैं ही लिख रही हूँ ये। रेट्रोवायरस हैविंग
पैकेजिंग सीक्वेंस। पैकेजिंग सीक्वेंस क्या होता है बेटा? जो वायरस के आरएनए को प्रोटीन कोट में एनक्लोज कर दे, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग सीक्वेंस। हैविंग पैकेजिंग सीक्वेंस बट नो वायरल जीन्स। जो वायरल के प्रोटीन्स बनाए, वायरल का आरएनए बनाए, वो जीन्स नहीं है। इसमें क्या है? पैकेजिंग सीक्वेंस है बट नो वायरल जीन्स, एज जीन फॉर ADA has replaced viral gene. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वायरस का जो जीन निकाली है या वायरस का डीएनए निकाला है, ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे दिस इज पैकेजिंग सीक्वेंस। दिस इज जीन फॉर ADE। उसके बाद एक और है बेटा, हेल्पर रेट्रोवायरस। हेल्पर रेट्रोवायरस क्या है? हैज पैकेजिंग सीक्वेंस, या हम कहेंगे नहीं, हैज viral genes but no packaging sequence। बट इस तरह हमने मॉडिफाई किया है ताकि ये डिजीज ना कॉज कर सके। पहले ये लिखो, फिर मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। आगे की प्रोसेस मैं फिर बताती हूँ। फर्स्ट राइट डाउन दिस। अब हमने क्या किया बेटा? अब ये जो दोनों है, बोथ वायरसेस are allowed to infect host cells for making multiple copies of वेक्टर रेट्रोवायरस। इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए वेक्टर रिकॉम्बिनेंट retrovirus. The genes of helper virus helps the replication या reproduction of recombinant vector retrovirus। वो एंजाइम्स या वो फैक्टर्स जो भी है वो हेल्प कर रही है कि वेक्टर रेट्रोवायरस का जो ये जीनोम है ये रेप्लिकेट कर सके और नए नए वायरसेस बन सके।
ये हेल्पर रेट्रोवायरस ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द बोन मैरो सेल्स। Bone marrow cells of the patient are cultured or you can say grown in culture medium. And are allowed to be infected by recombinant vector retrovirus. और ये जो है ये क्या करता है, इट inserts gene of ADA in the host genome. होस्ट सेल्स के जीनोम में, इन सेल्स के जीनोम में ये जीन इंसर्ट कर दी और फिर क्या हुआ, ये रब कर दूं बेटा मैं? Yes. And then what happens? The recombinant bone marrow cells are allowed to divide, in artificial culture medium ताकि वो बहुत सारे बन जाए। ठीक है, then they are these recombinant bone marrow cells are transplanted in bone marrow of the patient. This is gene therapy. ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार डाल के लिख लो नीचे कि एज बोन मैरो सेल्स आर मॉर्टल सेल्स, and they get killed after they become dead. Killed तो नहीं हम लिखेंगे, they become dead after few days or few months, Therefore, new recombinant bone marrow cells are again transplanted in the patient. Therefore, it is not a permanent cure. Second point लिख लीजिए, but It is not a permanent cure.
बट सेकेंड पॉइंट लिखिए, बट इफ जीन थेरेपी इज डन, but if gene therapy is done in the early embryonic stages, in the early embryonic stages, comma, it can be, मैम रिपीट कर दो। but if gene therapy is done, but if gene therapy is done at the early embryonic stages, then it can permanently cure the disease. It can permanently cure the disease. Is it okay? अब बेटा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, या फिर एक चीज और हो सकती है बेटा, हम क्या कर सकते हैं कि लेट अस से एक पेरेंट है, हमें पता है उसमें एडीए की कमी है, हम चाहते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम ना हो या कुछ ना हो, तो हमने एग को या स्पर्म को वो मॉडिफाई कर दिया। हमने क्या किया कि जर्म सेल्स को, है ना, जो मियोसिस कर रहे हैं या फिर जो गैमीट्स बने हैं, उनमें हमने एडीए जीन डाल दी ताकि जब फ्यूजन हो तो एडीए की डेफिशिएंसी ना हो। बट दिस इज नॉट परमिसिबल, है ना, जर्म लाइन थेरेपी परमिसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, एम्ब्रियो बन जाए तब आप जो है इसके साथ छेड़छाड़ थोड़ी सी कर सकते हैं, ठीक है जी। बट अगर हम ये कहें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर हम ये एंजाइम डाल देते हैं, देन इट इज ए परमानेंट। इज इट ओके? दिस इज जीन थेरेपी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट है बाय द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी we can make the choice of the baby's sex। कैसे, ये मैं बताती हूँ। we can make the choice of the baby's sex। तो इसके अंदर बेटा एक सेफाडेक्स टेस्ट होता है या सेफाडेक्स प्रोसीजर है, जेल प्लेट ही है, उसमें हम स्पर्म्स डाल देते हैं, तो द एक्स containing sperms and Y containing sperms get separated, and Y containing sperms को हम निकाल लेते हैं, and by artificial in vitro fertilization या फिर हम कहते हैं by artificial insemination, हम सिर्फ Y containing sperms या X containing sperms डालते हैं, which can, किसी को लड़की चाहिए या किसी को लड़का चाहिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज अगेंस्ट नेचर, सो दिस इज बैंड, ये कहीं पे भी अलाउड, कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, देयर इज ए सेफाडेक्स, SEPHADEX, सेफाडेक्स जेल कॉलम which separates X containing and Y containing sperms। मैम जेल प्लेट या जेल कॉलम which separates X containing and Y containing sperms। सेकेंड पॉइंट लिखिए, Y containing sperms being lighter in weight, हल्के होते हैं, Y containing sperms being lighter in weight are trapped in the upper part of the column, in the upper part of the column, and X containing sperms are present in the lower part of the column। मैम वाई लोअर नहीं होएगा, जल्दी मैम नीचे चला जाएगा। बेटा इसमें Y जो है वो ऊपर ही रह जाता है, ये अलग, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग था, ठीक है।
तो यहाँ पे therefore we can separate the two type of sperms and use them for insemination and can use them for artificial insemination. ठीक है, दूसरा आ जाता है एरिक्सन मेथड। ERICSON, एरिक्सन मेथड। It also separates, ये थोड़ा सा अलग मेथड है, but it also separates X containing and Y containing sperms. X containing and Y containing sperms. नेक्स्ट आ जाता है बेटा modified microbes. Modified microbes are used for making large quantity of specific vitamins. हमने कहा है मैम कि इसके अंदर ही लिखना है। हाँ, नेक्स्ट करते। Modified microbes are used for producing large amount of specific vitamins such as vitamin B12, vitamin A, vitamin C, etc. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये थे ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के यूजेस थे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फर्स्ट आ जाइए प्रोडक्शन ऑफ alpha-1 antitrypsin। Production of alpha-1 antitrypsin in transgenic sheep. In transgenic sheep, ये जो है it is used for next for इसी में लिखो it is used for treatment of the disease emphysema। emphysema आपको पता है blocking of the alveoli। it is used for treatment of the disease emphysema। नेक्स्ट आ जाते हैं जीन फॉर PPA, tissue plasminogen activator, is inserted in goat and PPA is obtained from its milk। It is used for the treatment of heart patients। It is used for the treatment of heart patients। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ।
rosy. It has gene of human left albumin. Albumin protein. It has foreign gene of human left albumin. This gene, again हम बात करेंगे, expresses in mammary glands, and this protein is secreted with milk. It has high nutritional value. It has high nutritional value. नेक्स्ट आ जाता है बेटा human blood clotting factors 8 and 9. Human blood clotting factors 8 and 9 are secreted by specific genes, which are inserted in sheep. These proteins are also secreted in the milk of the sheep. These proteins are also secreted in the milk of the sheep. नेक्स्ट आ जाइए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन producing gene is introduced in cows to increase their size, for more milk production, or Can you human growth hormone gene is introduced in cows. वो ग्रोथ हार्मोन निकला नहीं है. Human growth hormone gene is introduced in cows, which increases milk production and also increases meat production, as well as meat production. ठीक है जी. नेक्स्ट है several transgenic pigs and mice are formed, and these animals are used to test vaccine safety या drug safety. Vaccine safety or drug safety. Can you repeat? Various transgenic pigs and mice are formed, which are used to test vaccine safety, vaccine नहीं बनाई है, and drug safety, कोई नई drugs बनाई है.
नेक्स्ट है डॉगी, DOGIE, DOGIE. Doggy is a transgenic dog. Transgenic dog having high smelling power. It was used to detect bodies during World Trade Center incidents. अमेरिका में हुआ था ना? It was used to detect bodies or to recover or to find injured people during attack on World Trade Center. Next है Andy. Andy is a transgenic monkey. Andy जो है, it is a transgenic monkey who has a gene of fluorescent fish. क्या फायदा क्या नहीं, that is a separate issue, but it has a gene from a fluorescent fish. ठीक है जी. So this is about different products जो थे वो मैंने बता दी. अब आ जाता है बेटा बायोपायरेसी, बायो पेटेंट. हाँ जी, मैम ये सारे फिर बोन मैरो सेल्स के मतलब में ही करते हैं. बोन मैरो सेल्स कहाँ से आ गई है बेटा? मैम जैसे हो गए काऊ शीप, उसमें फिर मैम मतलब किस पार्ट में करते हैं? बेटा उनके एम्ब्रियोज में डाल दिया है ना, उनके जाइगोट्स में डाल दिया है ना, तभी तो कल्चरिंग की, उनके एम्ब्रियोज में डाला ताकि ये जीन्स जो है आगे एक्सप्रेस करें, मेमोरी ग्लैंड्स में एक्सप्रेस कर जाए. ठीक है. ओके मैम. बोन मैरो का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है ना? यस. ठीक है जी. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और भी बहुत सारे होंगे बट दीज आर सम ऑफ. उसके बाद आ जाते हैं बेटा बायो एथिकल इश्यूज. पहले हम बात करते हैं बायो पेटेंट्स. बायो पेटेंट्स क्या है बेटा? कि हमने कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे जो नेटिव प्लांट्स थे है ना, उनको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, उनसे हमने प्रोडक्ट्स निकाले और उस प्रोडक्ट्स को हमने पेटेंट करवा लिया कि अब ये प्रोडक्ट्स हम ही बना सकते हैं, कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम देंगे, बाकी आप जो है जैसे मर्जी यूज करो. सो दैट इज बायो पेटेंट. कि किसी ने सबसे पहले जो निकाला है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने अपनी नॉलेज यूज की है, तो वो पेटेंट्स बना लेता है अपने प्रोडक्ट्स के, कि हम रॉ मटेरियल देंगे, हम ये कच्चा माल देंगे, हम ये प्रोटीन देंगे, उसके आगे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट नोबडी एल्स विल, यू कैन से, डेवलप दिस प्रोटीन बाय देमसेल्फ. ठीक है, दिस इज बायो पेटेंट. बट कई बार क्या है कि जरूरी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ही पेटेंटिंग हो. कई बार क्या है कि जैसे मैंने नीम से, नेचुरल नीम लिया और उसकी मैंने कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक से मैंने उसकी कोई मेडिसिन बना ली. नीम लिया, उसमें से पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैंने आइसोलेट किया, ठीक है, और फिर मैंने उसके साथ कुछ उसको देखा कि भी ये कैसे इफेक्ट करता है कैसे नहीं, और मैंने पेटेंट बना लिया. ठीक है. बट अगर मैंने पेटेंट, मैं रहती हूँ अमेरिका में और मैंने पेटेंट वहां से बना लिया, बट हमने मैंने नीम कहाँ का यूज किया, इंडिया का. तो इंडियन लोगों ने क्या किया कि वो कहते हैं कि तुम कैसे यूज कर सकते हो नीम को, हम तो इस कॉम्पोनेंट हमने प्योरीफाई नहीं किया, बट इसके जो यूजेस है हमें तो सदियों से पता है कि नीम जो है वो एंटी इंसेक्टिसाइडल है या सिंपल इंसेक्टिसाइडल है. ठीक है, एंटी माइक्रोबियल है, ये तो हमें पहले से पता है. आप कैसे, आप क्या कहते हो भी, और हम नीम की दवाइयां भी बनाते रहे हैं, आपने कैसे पेटेंट करा लिया इसको
कि भी इसमें से निकाला, नीम का रस निकाला और पेटेंट करा लिया, नहीं, ऐसा नहीं। फिर तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, हम अपने इंडस्ट्री में, अपने फार्मा में हम तो नीम को यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हल्दी को तो इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी, किसी और कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, फॉर अवर ओन बेनिफिट, और पेटेंट्स ले लेना, जबकि उस देश में लोग उन चीजों को क्रूड फॉर्म में पहले से ही यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। और ये चीज इंडिया में अमेरिकन या ब्रिटिशर्स, मुझे ये तो नहीं पता, बट कुछ कंट्री के आइदर अमेरिकन और ब्रिटिशर्स, उन्होंने मतलब नीम के प्रोडक्ट्स पे या हल्दी के प्रोडक्ट्स पे पेटेंट्स अप्लाई कर दिया था, और पेटेंट्स उन्हें मिल भी गए थे। बट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल, है ना, उन्होंने कोर्ट में ये केस किया कि दे कैन नॉट डू दिस बिकॉज वी नो दिस, है ना, इन्होंने कोई नई चीज नहीं निकाली, हम तो पहले से यूज कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो पेटेंट्स कैंसिल हो गए थे। तो पेटेंट्स आजकल किससे मिलते हैं? कोई नई चीज आपने डेवलप की है जो पहले से किसी को नहीं पता थी, और उसको हम आगे यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायो पेटेंट। इज इट ओके? मैंने आपको समझा दिया, लिख आप खुद लोगे बुक में एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे नोट्स ही आने हैं कि बायो पेटेंट्स क्या है, बायोपायरेसी क्या है, ठीक है, ये आपने खुद करना है एनसीईआरटी में से, समझा मैंने आपको दिया। इज इट ओके एवरीबडी? Okay, ma'am. ठीक है, उसके Yes, ma'am. बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट, एक और आ जाता है, दैट इज एथिकल इश्यूज, बायो एथिक्स। बायो एथिक्स क्या होता है बच्चे? कि हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज तो कर ली, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में हमने टेक्निक्स डेवलप कर ली, क्लोनिंग की टेक्निक्स डेवलप कर ली, बट एक हमारे एथिकल इश्यूज है कि हम, जैसे हम ह्यूमन क्लोनिंग है, काम तो बहुत हो रहे चोरी छिपे, ठीक है, बट ह्यूमन क्लोनिंग ब्लैंड, मतलब बैंड है कि हम ह्यूमंस की क्लोनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से दीज आर बायो एथिकल इश्यूज कि वी शुड डेवलप बायोटेक्नोलॉजी, बट वी शुड कंसिडर एथिकल इश्यूज ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे जो है ये देश जो है, जैसे अगर हम बात करें, अगर ये ट्रू है, आई कांट से कि भी क्या चीज है क्या नहीं है, अंदरों अंदर क्या चल रहा है, कि भी जो चाइना है, जो हमें दिखाया जा रहा है, हमें ऐसा दिखाया जा रहा है, ट्रू है या नहीं पता नहीं, कि चाइना ने ऑब्वियसली बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग कोरोना वायरस तैयार किया और उसको जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, खुद तो अपनी एक कंट्री में करके कुछ लोगों को शहीद किया, और बस वही कंट्री, मतलब वही सिटी में, वुहान सिटी में रहा, बाकी तो चाइना में कहीं नहीं फैला, बाकी सारे वर्ल्ड बेचारे त्राही त्राही हुई पड़ी है कोरोना से, ठीक है। So this is bioethics. This is against ethics. This should be prevented. Is it okay? ठीक है, bioethics में क्या हो जाता है? Many countries, many people, they use biological organisms as biowars. जैसे हमने कहा है कोरोना वायरस, ठीक है, but this is against ethics. This should not be done. So this is biowars and bioethics. Biopatents मैंने आपको बता दिए, बायोपायरेसी मैंने आपको बता दी। और अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है, डू यू हैव एनसीईआरटी एट दिस मोमेंट? Yes, ma'am. चलो निकालो अपनी एनसीईआरटी निकालो, Yes, ma'am. और उसमें से एक बार जो है ये पढ़ो क्या है क्या नहीं।